नमस्ते बच्चों। देखो अपन बात कर रहे थे, मैंने लास्ट में एक कार्बोकेटाइन बना दिया था आपको कि इसमें एक तरह का कार्बोकेटाइन बन गया था CH3CH2CH2। अब ये कार्बोकेटाइन विभिन्न प्रकार के उत्पादों के न्यूक्लियोफाइलों के साथ जुड़कर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाता है। मैंने लास्ट सेंटेंस ये बोला था। जैसे अब ये बन गया, अब इसमें ये बोला जाता है कि मान लो ये जो कार्बोकेटाइन है, इनके अंदर से जैसे H+ निकाल दें अपन, तो इसमें क्या बन सकती थी, एल्किन का फॉर्मेशन हो सकता था। हो सकता है अपन यहाँ पर कोई Cl- ले आए तो यहाँ पर ये Cl जुड़ जाएगा। हो सकता है H2O ले आए तो वाटर ला के यहाँ पर एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, मान लो इसमें मैं 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट कर दूं, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। आप लोगों को पता है कि जो कार्बोकेटाइन्स है उनके अंदर क्या मिलता है, तो अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट होता है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए तो इससे अपन को जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में वापस H2O के साथ रिएक्शन करवा दे जिससे अपना प्रोडक्ट ये बन जाए। इस तरह से अपन विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं कार्बोकेटाइनों के साथ। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद इसको लिख लेना आप लोग। अब अपन बात करेंगे एलिसाइक्लिक यौगिकों की। इसमें तो मैंने क्या बताया कि जो कार्बोकेटाइन बनता था उस कार्बोकेटाइन के अंदर विभिन्न प्रकार के नाभिक स्नेहियों का योग करवाकर अपन भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद देते हैं। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट है, तो मैंने एक बार 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दी, क्योंकि अगर अपन को पता है कि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो अपन पहले लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं, उसके बाद में उसकी रिएक्शंस करवाते हैं। वैसे ये भी जो अपन ने इलेक्ट्रोफाइल से इधर लिए थे उससे रिएक्शन कर सकता है। अब अपन बात करेंगे एलिसाइक्लिक यौगिकों की। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी डेमजेनाव पुनर्विन्यास अभिक्रिया, तो यहाँ पर दोबारा मैं बता देता हूँ, एग्जाम में पूछी जाती है कि डेमजेनाव पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती क्या। तो ये बोला जाता है कि जो एलिसाइक्लिक यौगिक है उनकी अगर अपन एलिसाइक्लिक यौगिक किसको बोलते हैं, ये ऐसे यौगिक जो साइक्लिक हो और एलिफेटिक हो उनको अपन बोलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। और इन यौगिकों की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई जाती है तो आपको पता है वलय संकुचन, वलय का फैलना, तो ये अभिक्रियाएं डेमजेनाव पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहलाती है ना, डेमजेनाव पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहलाती है। तो अपन बोल सकते हैं जैसे एलिसाइक्लिक एमिनो के, लिखो आप लोग, एलिसाइक्लिक एमिनो के डेमजेनाव पुनर्विन्यास, एलिसाइक्लिक यौगिक एमिनो के डेमजेनाव पुनर्विन्यास का आधार भी उपयुक्त अभिक्रिया है, आधार भी उपयुक्त अभिक्रिया है, जिसमें एलिसाइक्लिक तंत्रों में एमिन समूह की स्थिति के हिसाब से, जिसमें एलिसाइक्लिक तंत्रों में एमिन समूह की स्थिति के हिसाब से वलय का विस्तार भी संभव है और संकुचन भी संभव है। जैसे देखो यहाँ पर साइक्लोब्यूटिल मेथिल एमिन, जैसे साइक्लोब्यूटिल मेथिल एमिन की HNO2 के साथ अभिक्रिया, जैसे साइक्लोब्यूटिल मेथिल एमिन, ये अपना साइक्लोब्यूटिल हो गया, यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा दिया, ये NH2 ग्रुप, साइक्लोब्यूटिल मेथिल एमिन। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ईयर की डेमजेनाव पुनर्विन्यास, अगर NH2 ग्रुप डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच्ड होता है, वलय के साथ जुड़ा होता है, तो अपन बोलते हैं कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब रिंग सिकुड़ती है। अगर NH2 ग्रुप रिंग के पास वाले कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो अपन बोलते हैं रिंग फैलती है, वलय फैलती है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर पास वाले कार्बन पर रिंग जुड़ी हुई, और मैंने बोल रहा हूँ HNO2 के साथ अपन रिएक्शन करवाएं, मान लो इसकी ये HNO2 के साथ रिएक्शन हुई, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। आप लोगों को फर्स्ट ईयर की रिएक्शन याद होगी, ये CH2 ग्रुप है, यहाँ पर ये अपना नाइट्रोजन है, इसके साथ ये OH ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, इसका अगर अपन प्रोटोनेशन करवा दें H+, तो ये जो रिंग है ना, इसमें CH2
NOH2 प्लस, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे अपन, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल कर अपन को क्या मिल जाएगा, डाई एजोनियम सोल्ट मिलेगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर, डाई एजोनियम लवण मिल जाएगा साहब, ये डाई एजोनियम लवण मिल गया। अब इसमें अपन को पता है ना, सॉरी CH2 ग्रुप और लगा हुआ है यहाँ पे। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इस CH2 ग्रुप में से N2 को जैसे ही बाहर निकालते थे तो यहाँ पर अपन को कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता था। किसका फॉर्मेशन हो जाता था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था। जैसे इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये N2 के रूप में बाहर, एक तरह से मैं इसको N2 के रूप में बाहर निकाल दूँ, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये CH2 प्लस कार्बोकेटाइन बन गया अपना। क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन को देखो, ये कार्बोकेटाइन अपना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पर विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे अपन ने अभी तक करवाई थी, H2O के साथ रिएक्शन करवा दी थी, है ना। H2O के साथ रिएक्शन करवा के अपन इस पे OH ग्रुप लगा सकते हैं। जैसे H2O के साथ रिएक्शन करवाएं तो आप लोगों को पता होगा ही सही आराम से, ये CH2 के साथ OH लगा सकता है। साथ में अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1,2 विलोपन अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसमें से एक हाइड्रोजन लूज कर दें, अगर यहाँ से ये जो H है इसको लूज कर दें तो यहाँ पर ये क्या बन सकती है, अपनी एल्किन बन सकती है। ये इस तरह से प्रोडक्ट बन सकता है, एल्किन का निर्माण हो सकता है इसमें। और अब देखो, ये बात तो ये हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ वलय विस्तार की। वलय विस्तार, और वलय विस्तार क्यों होगा, क्योंकि अपन को पता कार्बोकेटाइनों के अंदर रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। तो ये जो कार्बोकेटाइन है ना, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मान लो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और उस नेगेटिव चार्ज को अपन पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो ये वाला जो बॉन्ड है, यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा ना तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो इधर, ये तुम्हारा CH2 था, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये आपस में जुड़ गए, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज से जो कार्बोकेटाइन बना, ये अपना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर फिर देखो, जैसे अपन ने H प्लस निकाला तो यहाँ पर भी अपन H प्लस निकाल सकते हैं, और जब H प्लस निकालेंगे तो उसमें ये एल्किन का फॉर्मेशन होगा। और क्या कर सकते हैं, H2O अपन जो जोड़ते थे रिएक्शन के अंदर, है ना, लो ये OH लगा दिया, इस तरह से अपन ने प्रोडक्ट बना दिया ना, इसमें H2O जोड़ दिया और साइक्लो। तो इस तरह से अपन ने वलय विस्तार करके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर 2 प्रोडक्ट बना दिए, साइक्लोपेंटीन भी बना दी और साइक्लोपेंटेनॉल भी बना दिया। साइक्लोपेंटीन हो गई है तो, और ये साइक्लोपेंटेनॉल। इस तरह से ये अभिक्रिया हो जाती है जब NH2 ग्रुप रिंग के पास वाले कार्बन के साथ जुड़ा हो। ये अपनी डेमजेनाव पुनर्विन्यास अभिक्रिया है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आराम से समझ में आ गई होगी, और फर्स्ट ईयर में भी मैंने बता दिया था आप लोगों को अच्छे से। जो अपना चैप्टर था, कौन सा था, साइक्लो एल्केन वाला चैप्टर था उसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है कि जब CH2 ग्रुप रिंग NH2 ग्रुप CH2 से जुड़ा हो, या अपन बोल सकते हैं रिंग के पास वाले कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, तो अपन बोलते हैं वलय का विस्तार होता है। तो अपन ने वलय का विस्तार कर लिया। अब अपन बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन की, है ना, सॉरी एक्सटेंशन की। उसमें क्या होता है, वलय सिकुड़ती है। वलय सिकुड़ने का मतलब कि अगर अपन बोलेंगे कि NH2 ग्रुप डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच्ड है तो वलय सिकुड़ती है। देखो इधर इस अभिक्रिया में देख लो क्या होगा, वलय को सिकुड़ा देते हैं अपन। आप लोग नीचे लिखो, लेकिन यदि साइक्लोब्यूटिल एमीन की HNO2 के साथ क्रिया करवाई जाती है तो, लेकिन यदि साइक्लोब्यूटिल एमीन की, साइक्लोब्यूटिल एमीन इसको बोल रहे हैं साइक्लोब्यूटिल एमीन, डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ ना, इसको बोल रहे हैं साइक्लोब्यूटिल एमीन की HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो वलय में संकुचन हो जाता है साइक्लोब्यूटिल एमीन।
तो वलय का संकुचन हो जाता है। ठीक है, वैसे ही रिएक्शन करवाते हैं अपन। HNO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रस अम्ल के साथ, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और अपन क्या कर रहे थे, अभी प्रोटोनेशन करवा रहे थे, जिससे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखा देते हैं आपको। और यहाँ पे H2O बाहर, जैसे ही H2O बाहर निकलेगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये अपना डाइएजोनियम लवण बनता था। फिर अपन क्या करते थे, इसको भी गर्म करके N2 को बाहर निकालते थे। जैसे N2 बाहर जाएगा अपना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। अब ये जो कार्बोकेटाइन बन गया, इसमें देखो अपन रिएक्शंस करवाएं, अगर मान लो H2O की रिएक्शन करवाते तो डायरेक्ट इस पे साथ क्या हो जाता है, OH जुड़ सकता था। ये तो पता ना कैसे जुड़ता है कि लोन पेयर जाएगा, OH2 जोड़ेगा, फिर लास्ट में H+ निकल जाएगा। ठीक है, इसमें से H+ लूज कर दे तो इसमें साइक्लो ब्यूटेन भी बन सकती है। ठीक है, और अगर अपन बात करें वलय संकुचन की, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा इसमें। देखो वलय संकुचन, आप लोगों को पता है ये जो कार्बोकेटाइन है कौन सा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। बट जब अपन इसमें इसको तोड़ के इस तरह से लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, उस नेगेटिव चार्ज को, सॉरी इसको ऐसे नहीं तोड़ रहे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ दें अपन, इस नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। ये वाले बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आपस में, और यहाँ पर CH2+ फ्री हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ये ऐसे ऐसे और ऐसे, और इसके साथ ही जो लगा हुआ है CH2+, इसका स्थायित्व जो नीचे वाला बना ना, इसका स्थायित्व ऊपर वाले से ज़्यादा है। इसको बोला जाता है मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं, मिसलेनियस। अगर साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है और CH2 बाहर, तो उसको अपन बोलते हैं मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। और ये अपना जो एल्किल कार्बोकेटाइन उससे अधिक स्थायी होता है, तो इसका स्थायित्व ऊपर वाले से ज़्यादा। अब इसमें भी अपन लास्ट में H2O की रिएक्शन करवा सकते हैं, जिससे अपन को जो प्रोडक्ट मिलता है वो इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। देखो बच्चों, ये वाला है ना, इसको अपन बोलते थे साइक्लोप्रोपिल कार्बिनोल बोलते थे। क्या बोलते थे, साइक्लोप्रोपिल कार्बिनोल। तो यहाँ पर वलय का संकुचन कर दिया। तो अपन बोल सकते हैं अगर रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और रिंग के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है। रिंग के साथ जुड़ा हुआ है ना NH2 ग्रुप, तो अपन बोलते हैं रिंग सिकुड़ जाती है, नहीं तो रिंग फैल जाती है। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया इस प्रकार की जो अभिक्रिया, इनको डेमजेनाउ पुनर्विन्यास अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आप लोग अब हेडिंग डाल दो, डाइएजोनियम लवणों की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, ये देखो डाइएजोनियम लवण है ना, 2 प्रकार की रिएक्शंस देते हैं। पहली रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती है जिनके अंदर डाइएजोनियम समूह को विस्थापित कर दिया जाता है किसी नाभिक स्नेही के द्वारा। मतलब डाइएजोनियम समूह जो N2 ग्रुप होता है वो हट जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा नाभिक स्नेही आ जाता है। ठीक है, और एक अपन लास्ट में इसमें एक रिएक्शंस पढ़ेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर डाइएजो समूह अभिक्रिया के उत्पाद में ही रहता है। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर एक बार तो अपन ये पढ़ेंगे जिसमें N2 जो +Cl- लिखते हैं अपन, उसमें से इसको भगा देंगे और कोई दूसरा नाभिक स्नेही इस बेंजीन रिंग पे ले आएंगे। एक तरह की तो वो अभिक्रियाएं, तो पहली अभिक्रियाएं हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें एजो समूह किसी अन्य नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आप लोग हेडिंग डाल दो डाइएजोनियम लवणों की रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें फर्स्ट रिएक्शन डालो, वे अभिक्रियाएं जिनमें, हेडिंग डली हुई ना, वे अभिक्रियाएं जिनमें एजो समूह किसी अन्य नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस प्रकार की अपन रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहली रिएक्शंस, फिर उसके बाद अपन वैसे भी देखेंगे। 10-12 रिएक्शंस है, इनको देख लेते हैं अपन पहले। तो पहला लिखो आप लोग इसमें फिनोल का संश्लेषण, फिनोलों का संश्लेषण। फर्स्ट रिएक्शन है फिनोलों का संश्लेषण।
फिनोलों का संश्लेषण। लिखो आप लोग इसमें जल्दी जल्दी। जब किसी डाईएजोनियम लवण के विलयन को उबाला जाता है तो जब किसी डाईएजोनियम लवण के विलयन को उबाला जाता है तो उसका भाप द्वारा, स्टीम द्वारा आसवन हो जाता है तथा डाईएजो समूह का OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और फिनोल प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पर जैसे डाईएजोनियम सल्फेट है 6,6H5N2+, और यहाँ पर जैसे अपन Cl लेते थे तो मैंने यहाँ पर सल्फेट ले लिया है, इसको तो अपन बोल देंगे बेंजीन डाईएजोनियम सल्फेट, HSO4 माइनस, बेंजीन डाईएजोनियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, बेंजीन डाईएजोनियम सल्फेट। अब ये जो बेंजीन डाईएजोनियम सल्फेट है, अपन ने क्या बोला, उबाल दिया जाए तो पानी के साथ उबालेंगे H2O के साथ, तो यहाँ पे OH ग्रुप लग जाता है इसमें आके, और ये अपन को क्या मिल जाता है बच्चों, फिनोल मिल जाता है। साथ में अपन बोल सकते हैं H2SO4। ये अपनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, और साथ में अपन बोलते हैं इसमें N2 भी रिलीज होती है, क्योंकि N2 समूह को विस्थापित किया ना अपन ने, और N2 समूह क्या होता है अपना, एक नाभिक स्नेही होता है, तो ये फिनोल मिल जाता है। लिख लो इस रिएक्शन। अगला लिखना आप लोग, बेंजीन का संश्लेषण या एरिनो का संश्लेषण। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एरिनो का संश्लेषण या बेंजीन का संश्लेषण, एरिनो का संश्लेषण या बेंजीन का संश्लेषण। इसमें ये बोला जाता है सभी क्रिया के अंदर N2 ग्रुप निकलता है और उसकी जगह H लग जाता है, तो इसमें हाइपोफॉस्फोरस अम्ल लेते हैं अपन H3PO2। उससे क्या हो जाता है, क्योंकि बहुत जगह काम आएगी ये रिएक्शन, तो आप लोग लिखो इसमें, इस सभी क्रिया में डाईएजो समूह का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापन करने के लिए हाइपोफॉस्फोरस अम्लों को उपयोग में लेते हैं। हाइपोफॉस्फोरस अम्लों को उपयोग में लाते हैं। इस अभिक्रिया में क्यूप्रस लवण Cu+ लवण उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस अभिक्रिया में क्यूप्रस लवण उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। देखो जैसे C6H5N2+ Cl-, ये अपना डाईएजोनियम सोल्ट है, और मैंने बोला हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। जैसे बहुत सारे रिएजेंट होते हैं पर सबसे अच्छा यही होता है ना, तो अपन इसी की बात कर लेते हैं, यही आगे यूज करेंगे, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। डाईएजोनियम लवण हो गया, और H2O, और कौन से लवण की बात की थी मैंने, क्यूप्रस लवणों की बात की थी। क्यूप्रस लवण जो होते हैं, क्यूप्रस आयन है ना, उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं यहाँ पे, तो ये इससे बन जाती है बेंजीन। C6H6N2 रिलीज हुआ है इसमें, H3PO3 हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल बन जाता है, और साथ में HClO रिलीज हो जाता है इसमें। तो इम्पोर्टेंट मेथड था बेटा एरिनो का संश्लेषण या बेंजीन का संश्लेषण, क्योंकि ये मेथड अपना आगे काम में लेंगे कहीं जगह। 2-3 रिएक्शंस जब करते हैं ना, जब जाके एक रिएक्शंस होती है। अब इसी अभिक्रिया का उपयोग देखो अपन कहाँ करेंगे। आप लोगों ने लिख लिया होगा, एरिनो का संश्लेषण लिख लिया हो तो लिखो इसमें। इस अभिक्रिया की सहायता से निम्न यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकता है। इस अभिक्रिया की सहायता से निम्न यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकता है।
आप लोग हेडिंग डाल दो, मेटा नाइट्रोटोलुइन का संश्लेषण। मेटा नाइट्रोटोलुइन का संश्लेषण, देखो ये अभिक्रिया अपने काम आएगी। मेटा नाइट्रोटोलुइन का संश्लेषण, क्वेश्चन पूछेगा डाइएजोनियम लवणों से मेटा नाइट्रोटोलुइन कैसे बनाएंगे, तो आप लोग लिखोगे आराम से, हेडिंग डाल दो मेटा नाइट्रोटोलुइन का संश्लेषण। मेटा नाइट्रोटोलुइन का संश्लेषण, तो अपन डायरेक्ट कर रहे हैं मेटा नाइट्रोटोलुइन का संश्लेषण। लिखो, नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। नाइट्रोबेंजीन हम जानते हैं जो नाइट्रोबेंजीन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी नहीं देता। और नाइट्रीकरण जब करवाते हैं अपन किसका, एनिलीन का, तो वो NH2 ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है, तो NO2 ग्रुप कहाँ लगता है, ऑर्थो और पैरा पर। और अपन को क्या बनाना है, मेटा नाइट्रोटोलुइन। तो अपन यहाँ पर 3-4 रिएक्शंस को यूज करके मेटा नाइट्रोटोलुइन का संश्लेषण करते हैं डाइएजोनियम सोल्ट के द्वारा। ठीक है, तो अभिक्रिया अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिखो आप लोग जल्दी जल्दी। हम जानते हैं कि नाइट्रोबेंजीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होती। हम जानते हैं कि नाइट्रोबेंजीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होती और टोलुइन के नाइट्रीकरण से, सॉरी एनिलीन नहीं, टोलुइन भी CH3 ग्रुप होने की वजह से अपन को पता है +H लगता है और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होती है। और टोलुइन के नाइट्रीकरण से ऑर्थो पैरा व्युत्पन्न मिलते हैं। अतः सामान्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया से मेटा नाइट्रोटोलुइन का संश्लेषण संभव नहीं है। इसलिए सामान्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया से मेटा नाइट्रोटोलुइन का संश्लेषण संभव नहीं है। इसलिए डाइएजोनियम लवणों की सहायता से इसका संश्लेषण निम्न प्रकार किया जा सकता है। देखो किस तरह से कर सकते हैं। ये अपनी मेटा नाइट्रोटोलुइन, सॉरी पैरा नाइट्रोटोलुइन है। इसको अपन बोलते हैं पैरा नाइट्रोटोलुइन। अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं, आप लोगों को मैंने बताया था SnHCl और 6 हाइड्रोजन, मतलब 3 स्टेप में रिएक्शन करते थे अपन। नाइट्रो का अगर अपन एनिलीन में कन्वर्ट करते थे तो 3 स्टेप में नाइट्रोसो बनता था, नाइट्रो से हाइड्रोक्सिल एमिन बनता था, हाइड्रोक्सिल एमिन का अगर अपन आगे रिडक्शन करते थे तो एनिलीन। तो एक तरह से मैंने सब तरह की स्टेप्स कर ली यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने लिख दिया SnHCl मेटल धातु की उपस्थिति में रिडक्शन कर दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आप NH2 के अंदर, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा था पैरा नाइट्रोटोलुइन, इसको अपन लिख सकते हैं पैरा टोलुइडिन बोलते हैं इसको, है ना। NH2 ग्रुप जब लग जाता है तो इसको बोला जाता है पैरा टोलुइडिन। अब आप लोगों को पता है कि जो NH2 ग्रुप है ना, इसका अपन क्या करवा दें, प्रोटेक्शन कर दें। प्रोटेक्शन किससे करवा दें, एसिल क्लोराइड के साथ, CH3COCl के साथ। ये आप लोगों को पता ही है प्रोटेक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका। अगर यहाँ पर अपन वो करवाते हैं ना नाइट्रेशन HNO3H2SO4 के साथ, तो अपन को पता है HNO3 वगैरह परबल ऑक्सीकारक होता है और ये रिएक्टिव होता है, तो रिएक्शन आप लोग को पता है ना, एनिलीनियम आयन वगैरह बन जाता था इसमें। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि नाइट्रेशन करवाना है। अब नाइट्रेशन करवाएंगे तो अपन को पता है, अगर अपन प्रोटेक्शन करवा इसका नाइट्रेशन करवाएं HNO3 और H2SO4 के साथ, तो अब कहाँ होगा इसका, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में तो ऑर्थो पोजिशन पे हो जाएगा नाइट्रेशन इसका। ये CH3NHCO, ये लो NHCO CH3। अब अपन ने देख लिया इसका, अब क्या करें अपन, जो NHCO CH3 है इसको वापस अपन NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। और NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं इसका H3O+ की उपस्थिति में। ये वापस कर, इसको अपन हाइड्रोलाइसिस करके H3O+ करके इसको डीप्रोटेक्शन CH3, और वापस ही किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। अभी जो NH2 है ना,
अभी डाईएजोनियम सोल्ट बनाना है इसका, तो अपन को पता है NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं इसकी, जिससे ये डाईएजोनियम सोल्ट में बदल जाएगा। ठीक है, अब उस डाईएजोनियम सोल्ट को भी अपन को बाहर भगाना होता है ना, तो अपन क्या करते हैं इसके लिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जैसे फर्स्ट रिएजेंट तो ये हो गया, जैसे डाईएजोनियम सोल्ट बन जाएगा, और सेकंड क्या है H3PO2, और साथ में अपन ने क्या लिया था कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो डाईएजोनियम सोल्ट बनेगा, उसको ये बाहर निकाल देगा N2 के रूप में, और इस तरह से जो अपना प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटा नाइट्रोटोलुइन बन गया ना प्रोडक्ट, मेटा नाइट्रोटोलुइन। ये अपना मेटा नाइट्रोटोलुइन H3PO2 सॉरी हाइपोफॉस्फोरस अम्ल बोलते हैं इसको, है ना। ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन में तो अपन ने क्या किया था, इससे डाईएजोनियम सोल्ट बनेगा, डाईएजोनियम सोल्ट का हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की उपस्थिति में जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये निकल जाता है। ओके, तो इस तरह से मेटा नाइट्रोटोलुइन बन जाती है। अब देखो आगे, आप लोगों ने देख ली मेटा नाइट्रोटोलुइन कैसे बन गया। आप लोग है ना इसी मेथड से मेटाब्रोमोटोलुइन बनाना, क्या बनाना, मेटाब्रोमोटोलुइन, और इसका रिएजेंट है ना टोलुइन से आप लोगों को क्या बनाना, मेटाब्रोमोटोलुइन बना के बताना मुझे। सबसे पहले क्या करोगे आप, ब्रोमोनेशन कर देना, तो ब्रोमोनेशन हो जाएगा इसका, सॉरी CH3NSCO, यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहेगा ये, फिर इसका ब्रोमोनेशन करवा देना, तो ब्रोमोनेशन इसकी मेटा स्थिति भी हो जाएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करके NH2 में कन्वर्ट कर देना, फिर सब कुछ। तो यहाँ पर NO2 की जगह यहाँ पर अगर आप लोग ब्रोमोनेशन स्टार्ट कर दोगे ना Br2 से, सेम स्टेप है, और NO2 की जगह क्या लगा देना, Br लगा देना, तो लास्ट में अपना जो प्रोडक्ट बनेगा मेटा ब्रोमोटोलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेटा ब्रोमोटोलुइन। तो ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल वाली रिएक्शन आप लोगों को पता चल गई ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो काम आ गई अपने। मेरे आज फास्ट हो रहा है, भूख लग रही है जोर से, चलो फिर भी एक आध रिएक्शन और सल्टा देते हैं। लो एक रिएक्शन और है, 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन का संश्लेषण, 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन का संश्लेषण। ट्राइब्रोमो बेंजीन का संश्लेषण, ठीक है। देखो यहाँ पर 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन का संश्लेषण अगर अपन करें तो ये बोला जाता है, ब्रोमीन समूह भी अपन को पता ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, और सामान्य कंडीशंस के अंदर अपन बना नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं, देखो आप लोगों को पता होगा कि ये जो NH2 है ना, एनिलीन है, और एनिलीन का जब ब्रोमिनेशन करवाते हैं अपन, तो आप लोग अच्छे से पता होगा, तो यहाँ से 3HBr निकलेगा, और तीन जगह ब्रोमीन लग जाएगा, 1,3,5 बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस NH2 को अपन को भगाना है, इस NH2 को भगाने के लिए इसको वापस अपन NaNO2HCl में कन्वर्ट कर दें, NaNO2HCl में इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaNO2HCl की, तो ये NH2 डाईएजोनियम सोल्ट में बदल जाता है। और मैंने बोला था ना, जैसे यहाँ पर हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की जगह अगर इसको सेकंड रिएजेंट C2H5OH भी ले लें, जिससे इसका रिडक्शन हो जाता है एथेनॉल, इससे भी अपन इसको रिडक्शन करवा सकते हैं C2H5OH के साथ, और गर्म कर देते हैं तो ये बाहर निकल जाता है, और इस तरह से अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन प्राप्त हो जाती है। तो अपनी यह है 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। इस तरह से अपन 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन लिख लेते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 4:12 हो गई, थोड़ा सा और, ठीक है। ये 1,3,5 ट्राइब्रोमो संश्लेषण है। अब आप लोग हेडिंग डाल दो, हैलोजन व्युत्पन्नों का संश्लेषण, हैलोजन व्युत्पन्नों का संश्लेषण, हैलोजन देखो, हेलोजन व्युत्पन्नों का संश्लेषण मतलब N2 की जगह अपन Cl अगर लगाते चलें तो वह जो डेरिवेटिव बनेंगे उनको अपन हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। और इसमें अपन 3 या 4 रिएक्शंस पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी रिएक्शंस अपन पढ़ते जाएंगे।
और रिएक्शंस को ख़त्म करते चलेंगे। सबसे पहले अभिक्रिया सेंड मेयर अभिक्रिया, आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ी होगी सेंड मेयर अभिक्रिया। लैंग्वेज में लिखा हुआ नहीं, बता रहा हूँ बस। ये बोला जाता है डाई एजोनियम लवण की अभिक्रिया। अगर अपन क्यूफ्रस क्लोराइड और उसके हेलो एसिड के साथ करवाएं, क्यूफ्रस क्लोराइड Cu2 Cl2 के साथ करवाएं, तो ये जो नाइट्रोजन है उसका विस्थापन हेलोजन के द्वारा हो जाता है। और इस प्रकार से हेलोजन का विस्थापन जो होता है डाइएजोनियम समूह से, जिससे अपन को हेलोजन डेरिवेटिव्स प्राप्त होते जाते हैं, है ना। तो जैसे मान लो सेंड मेयर अभिक्रिया की लैंग्वेज में आप लोग लिख लेना, डाइएजोनियम लवण क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके Cu2 Cl2 और इसका जो भी है HCl, उसके साथ ये बन गया C6H5Cl(N2) रिलीज कर दिया। तो ये अपना हेलो डेरिवेटिव हो गया C6H5Cl, ठीक है, C6H5N2। अब देखो इस अभिक्रिया की अगर अपन क्रियाविधि की बात करें तो ये निम्न प्रकार से संपन्न होती है। तो अपन बोलते हैं ना कि इस अभिक्रिया की संभवतः जो क्रियाविधि है उसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं, CuCl है Cl माइनस, तो ये बन जाता है CuCl2 माइनस। अपन बोल दें क्रियाविधि, ऐसे ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, पर फिर भी देखो जरूरी है आना क्रियाविधि। अपन अब जो डाई एजोनियम सोल्ट होता है ना अपना C6H5N2 प्लस और Cl माइनस अपना, अब Cl माइनस को अपन ने किसको दे दिया, यहाँ पर दे दिया, तो ये जो है Cl माइनस। अब देखो यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, ये जो स्टेप होता है ना स्लो स्टेप होता है, क्या होता है स्लो स्टेप, और इसके अंदर बेंजिल फ्री रेडिकल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, बेंजिल फ्री रेडिकल बन जाता है। देखो इसकी स्ट्रक्चर्स अपन को भी पता है, जैसे इसको अगर ऐसे लगाएं अपन, ये कार्बन था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये तो N2 के रूप में बाहर हो जाता है और यहाँ पर रेडिकल बन जाएगा ये। तो ये इस तरह से C6H5 रेडिकल N2 बाहर। अब देखो जो C6H5 रेडिकल बना है ना अपना और N2 और इसके साथ ये प्लस Cl Cu Cl, ठीक है, उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना अपन ने नाइट्रोजन को दे दिया, जिससे वो वैलेंस हो गया। इस बंदे के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पर रेडिकल बना दिया। अब इसमें क्या है, इस रेडिकल की अभिक्रिया, तो ये बन जाता है C6H5Cl और CuCl। इस तरह से इसकी मैकेनिज्म हो जाती है। आप लोगों को मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, आप लोगों को सेंड मेयर अभिक्रिया याद रखना कि इसमें क्या होता है, डाइजेनोम लवणों की अभिक्रिया जब क्यूफ्रस क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो इस तरह से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये सेंड मेयर अभिक्रिया थी। ठीक है बच्चों, कल करेंगे, अब बस की नहीं बैठी। और मेरी सुनो, जो आप लोग बोल रहे थे शायद उसमें एसिड का वो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट रह गया था, अगले वीडियो में फर्स्ट में जोड़ दूंगा ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे मेरे पास, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट रह गया शायद 1 डिग्री एमिन और 2 डिग्री एमिन का, तो उसमें जोड़ दूंगा, जिससे आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये यूनिट कल पक्का ख़त्म हो जाएगी, 101% ख़त्म है। उसके बाद अपन 3rd यूनिट जो भी है ना फिजिकल चालू करेंगे, तो फिजिकल ऑर्गेनिक जो भी बता देना मुझे क्या करना है।